नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। यूके प्राइम में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबरें। डोईवाला में आपको बता दें कि आज सामाजिक कार्यकर्ताओं ने और इसी के साथ नगर पालिका की सभासद दीपिका नेगी द्वारा आज उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों पर जहां फूल बरसाए गए वहीं उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें कि सभी बसों के ड्राइवर और कंडक्टरों पर भी लोगों ने फूल बरसाए। सभासद दीपिका नेगी और मनीष नेगी ने सभी को कोरोना वायरस से बचाने के लिए मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स देकर शुभकामनाएं देकर रवाना किया। तो कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया, उन पर पुष्प वर्षा की गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, नगर पालिका की सभासदों ने सम्मान किया तमाम ड्राइवरों और कंडक्टरों का। उनका कहना है कि ऐसे समय में वो तमाम लोगों को लेकर आ रहे हैं राज्य में और उनकी भी जान को खतरा है, ये जानते हुए वो काम कर रहे हैं। वो भी कोरोना योद्धाओं से कम नहीं है, इसीलिए उनका सम्मान करना, उनका उत्साह बढ़ाना और उनकी हिम्मत बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ऐसे कार्यक्रम करते रहना चाहिए और इसीलिए आपको बता दें कि तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा और सामाजिक कार्यकर्ताओं के अलावा आपको बता दें कि नगर पालिका की सभासदों ने उनका सम्मान किया। कोरोना योद्धाओं के सम्मान में पुष्प वर्षा की गई और सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स भी बांटे गए। राजकुमार हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। राजकुमार, कोरोना योद्धाओं का स्वागत यहां पर किया गया, सम्मान यहां पर किया गया, किस तरह का नजारा देखने को मिला? देखिए, देहरादून का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है जॉली ग्रांट। यहाँ पर आज जो मसूरी के विधायक हैं गणेश जोशी, वो पहुंचे थे। उन्होंने यहाँ पे जो सीआईएसएफ के जवान है जो कि एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात रहते हैं 24 घंटे, उनका यहाँ पर सम्मान किया है। उन सभी को सैनिटाइजर दिया गया है, मास्क दिया है और इसके अलावा पीपीई किट यानी कि कोरोना वायरस को देखते हुए जो बचाव की पूरी ड्रेस कहते हैं जिसको पीपी, वो यहाँ पर दी गई है। लगभग 50 किट यहाँ पर विधायक ने दी हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष शमशेर पुंडीर थे, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे थे। और क्योंकि सब जानते हैं कि 40 दिन से जो एयरपोर्ट है वो बंद है, आगे 17 मई के बाद उम्मीद की जाएगी सारे एयरपोर्ट चल जाए, तो उसको देखते हुए एयरपोर्ट के कर्मचारी जो हैं सारे अलर्ट हैं। ईडी साहब से हमारी बात हुई थी, जो एयरपोर्ट निदेशक हैं, उन्होंने बताया कि आज जिस तरह से विधायक ने आके सबका सम्मान किया वो हमारे गर्व की बात है। इसके अलावा सीआईएसएफ के अधिकारी बड़े खुश थे कि कोई जनप्रतिनिधि अगर आके सुरक्षा के जवानों जो सुरक्षा में लगे हैं जवान, उनका इस तरह से अगर सम्मान होता है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो हम कह सकते हैं कि कोरोना योद्धा के रूप में जिस तरह से सीआईएसएफ के जवानों ने भी आगे बढ़कर काम किया है। इसके अलावा एयरपोर्ट ने, हमने देखा था कि ऋषिकेश के तमाम जो फॉरनर थे उनको ले जाने का काम एयरपोर्ट प्रशासन ने किया था बाई एयर। तो कहीं ना कहीं इनका सम्मान आज बड़े गर्व का बात है और हम देख पा रहे हैं कि बड़े उत्साहित थे कर्मचारी सारे यहाँ पर। और क्योंकि एयरपोर्ट प्रशासन लगातार अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है कि अगर जिस तरह से भारत सरकार कोई गाइडलाइन आती है एयरपोर्ट को शुरू करने की बात होती है तो ये लोग पूरी तरह से तैयार भी हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना योद्धाओं का स्वागत किया गया, उन पर पुष्प वर्षा की गई और उनकी हिम्मत को बढ़ावा दिया गया। ऐसे समय में जब अपनी जान की परवाह किए बिना ये लोग देश की सेवा कर रहे हैं और तमाम बस ड्राइवर और कंडक्टर जो जानते हैं कि इस संक्रमण में बाहर निकलना और तमाम लोगों को बस में बिठाकर लाना खतरे से खाली नहीं है। अपनी ओर से उनको यही दिशा निर्देश दे सकते हैं कि आप सोशल डिस्टेंस रखें बना करके, मास्क लगाएं। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है और साथ में ऐसी अपने साथ में सुनिश्चित करें कि हम अपने घर में अकेले रह करके, क्योंकि हम बाहर से आ रहे हैं, अपने घर में अकेले रह करके और परिवार को इस कोरोना महामारी से बचाने का साथ दें इस कार्य के लिए, कि जिससे कि ऐसा ना हो कि हमारी वजह से हमारे परिवार को, अदर किसी भी व्यक्ति को ये बीमारी लगे। आज हम सभी उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत खुशी का दिन है कि जो हमारे प्रवासी उत्तराखंडी बाहर फंसे हुए थे, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, उत्तराखंड सरकार का हार्दिक धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने प्रदेश के जो लोग हमारे बाहर फंसे हुए थे उनको वापस जाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
मैं अपने समस्त पूरे वार्ड की तरफ से, पूरे नगर पालिका डोईवाला की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। तो इस सरकार द्वारा शराब की दुकानें खोलने के निर्णय का विपरीत असर देखने को मिल रहा है। लोग नशे में इधर उधर घूम रहे हैं। और आपको बता दें कि पुलिस ने 6 युवकों को गिरफ्तार किया है। मसूरी पुलिस ने 6 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये सभी देहरादून पुलिस को चकमा देते हुए किमाड़ी से होते हुए मसूरी पहुंच गए थे। पूछताछ में पता चला कि ये सभी शराब पीते पीते देहरादून से मसूरी आ गए थे। मामले में पुलिस ने जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, हम यहाँ वाहन चेकिंग कर रहे थे लाइब्रेरी चौक पे, और ऐसे ही ये 2 स्कूटियाँ इन पे लड़के बैठे थे, 4 लड़के और 2 पैदल थे। तो जब इनसे वाहनों के कागज देखे गए तो ये दिखा नहीं पाए। दूसरा, इनके पास अभी लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में घूमने का कोई पास भी नहीं था, तो ये उल्लंघन है लॉकडाउन का, इसलिए दोनों स्कूटियाँ सीज कर दी गई। और किस तरीके की कार्रवाई? आगे भी कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई जारी है। चुके हैं सुनील, क्या कुछ मामला है ये? देखिए, अगर बात करी जाए तो यहाँ पर शराब की दुकानें खुलने का विपरीत असर देखा जा रहा है। कई लोग नशे के हालत में माल रोड और आदि जगह घूमते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसी में देहरादून से कुछ छात्र किमाड़ी माल से नशे की हालत में मसूरी पहुंच गए। और जब यहाँ पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने पूछताछ करी तो ना इनके पास कोई कागजात थे, ना पास था कि लॉकडाउन का नियमों को खुलेआम यहाँ पर धज्जियां उड़ाते हुए दिख रहे थे। तो ऐसे में पुलिस ने 6 के पकड़ लिया और इनको इनकी जो गाड़ियां थी वो सीज कर दी गई है। फिलहाल इनको निजी मुचलके में यहाँ पर छोड़ दिया गया है। परंतु जो सरकार का फैसला है शराब की दुकानों का, वो साफ तौर पर कई लोग उसका विरोध करते हुए भी नजर आए। उनका ये कहना था कि लॉकडाउन में काफी दिक्कतें वैसी है, और अब शराब की दुकानें खुलने के बाद लोगों की जो होड़ यहाँ पर शराब की दुकानों पर लगी है, उससे साफ तौर पर दिख रहा है कि लोग नशे के कितने आदी है। और ऐसे में 40 दिन बाद ये छूट मिली है, तो शराब की दुकानों में भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जी, क्या पुलिस प्रशासन के सामने यहाँ पर दोहरी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं? जिस तरीके से देखा जा रहा है लॉकडाउन में वो लोग जो बेपरवाह होकर घर से बाहर निकल रहे हैं, और अब यहाँ पर शराब की दुकानें खोलने के बाद जो नजारा देखने को मिल रहा है, इससे साफ नजर आ रहा है कि दोहरी चुनौती यहाँ पर पुलिस प्रशासन के सामने है। ये बिल्कुल पुलिस प्रशासन के लिए चैलेंजिंग जॉब है, क्योंकि एक और लॉकडाउन के नियमों का पालन कराना, ऊपर से शराब की दुकानों में जो भीड़ लग रही है वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और ओवर रेटिंग जो शराब विक्रेता कर रहे हैं उससे निपटने के लिए पुलिस के पास काफी चैलेंजिंग जॉब है। बेशक मसूरी पुलिस अगर बात करी जाए तो इन चीज पर काफी मॉनिटरिंग कर रही है, और जब हमारी इस संबंध में मसूरी कोतवाल विद्या भूषण नेगी से बात हुई तो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि लॉकडाउन के नियमों का वो हर हाल में पालन कराने की कोशिश कर रहे हैं। शराब की दुकानें के बाहर गोल घेरे बनाए गए हैं जिससे सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर बनाई जा सके। और रहा ओवर रेटिंग, तो ओवर रेटिंग की शिकायत अभी किसी प्रकार की उनको मिली नहीं है, पर वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर कोई भी दुकानदार ओवर रेटिंग में शराब बेचते हुए नजर आएगा तो उसके खिलाफ यहाँ पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक इच्छा में ग्रामीणों ने क्षेत्र में कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना को देखते हुए आपको बता दें कि सड़कों पर खुला विरोध कर खनन पट्टा बंद करा दिया था। और वहीं इसी के साथ आपको बता दें कि शांतिपुरा के गोला नदी के स्थित गोलज्यू धर्म कांटे के पास सोशल डिस्टेंस के साथ कोरोना संक्रमण के तमाम सुरक्षा मानकों के साथ उपखनिज निकासी की अनुमति दी गई थी, और लेकिन स्थानीय ग्रामीणों ने इसको लेकर आक्रोश दिखाया और इसका विरोध किया। तो किच्छा में क्योंकि कोरोना के डर से लोगों ने यहां पर विरोध किया है, खनन पट्टों को बंद करवा दिया लोगों ने। उनका कहना है कि जिस तरह देश में कोरोना अपने पैर पसार रहा है, इस तरह के काम करना सही नहीं होगा,
क्योंकि जब लोग एक साथ जुटेंगे और भीड़ बढ़ेगी तो ये संक्रमण ज़्यादा फैल सकता है। ऐसे में तमाम जो ग्रामीण हैं उन्होंने विरोध किया। वहीं लॉकडाउन के तीसरे चरण में प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। आपको बता दें कि तीसरे चरण को देखते हुए दिनेशपुर में पुलिस प्रशासन और व्यापार मंडल की एक बैठक के बाद दिनेशपुर में ध्वनि यंत्र के माध्यम से नगर क्षेत्र में सोशल डिस्टेंस और शासन प्रशासन के निर्देश का पालन जो है वो करने की अपील की गई लोगों से। इसी के साथ आपको बता दें कि व्यापार मंडल के कार्यकर्ता पुलिस प्रशासन के द्वारा नगर क्षेत्र को 2 पार्टों में बांट दिया गया, यानी कि जब पार्ट 1 की दुकानें खुली रहेंगी तो पार्ट 2 की दुकानें बंद रहेंगी, और जब पार्ट 2 की दुकानें खुली रहेंगी तो पार्ट 1 की दुकानें बंद रहेंगी। तो पुलिस प्रशासन और व्यापार मंडल के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया, जहां पर जो तमाम दुकानें हैं उनको पार्ट्स में बांट दिया गया, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसके तहत जब पार्ट 1 की दुकानें खुलेंगी तो पार्ट 2 की दुकानें बंद रहेंगी, और जब पार्ट 2 की दुकानें खुली रहेंगी तो पार्ट 1 की दुकानें बंद रहेंगी। तो दिनेशपुर में आपको बता दें कि लॉकडाउन के तहत यहां पर सोच विचार करके ये फैसला लिया गया। पुलिस प्रशासन और व्यापार मंडल के बीच एक बैठक हुई और इस बैठक के बाद ये फैसला लिया गया ताकि किसी को भी किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा सके। इसको लेकर जो तमाम व्यापारी हैं उन्होंने भी सहमति जताई, और आपको बता दें कि जो तमाम दुकानें हैं उनको 2 भागों में बांट दिया गया। आज देवभूमि व्यापार मंडल और पुलिस प्रशासन में जो वार्ता हुई उसमें निर्णय लिया गया कि आज जो मुख्य बिंदु बनाया गया है दिनेशपुर थाने को बनाया गया। थाने से बाजार खोलने की शुरुआत की गई। थाने से जो राइट साइड की दुकानें वो आज खोली जा रही हैं और कल लेफ्ट साइड की दुकानें खोली जाएंगी। और कौन कौन सी दुकानें इसमें प्रतिबंधित जिन दुकानों पे प्रतिबंधित हैं वो सैलून है, रेस्टोरेंट है, फास्ट फूड की दुकानें हैं, इन दुकानों पर प्रतिबंध लगाया गया। वहीं देहरादून के कैंट क्षेत्र में वरिष्ठ बीजेपी नेता दिनेश रावत लॉकडाउन जब से देश में लगा है तभी से लोगों की मदद कर रहे हैं। वो जरूरतमंदों को राशन किट बांट रहे हैं, और इसी के साथ उनका कहना है कि जब तक देश में हालात ठीक नहीं हो जाते वो इसी तरह लोगों की मदद करते रहेंगे। तो लॉकडाउन के समय में इस तरह से लोग सामने आ रहे हैं। वरिष्ठ बीजेपी के नेता दिनेश रावत ने कहा है कि जब तक देश के हालात ठीक नहीं हो जाते वो अपने प्रदेशवासियों की ऐसे ही सेवा करते रहेंगे। राहत किट बांटी जा रही है, सैनिटाइजर बांटा जा रहा है, ग्लव्स बांटे जा रहे हैं, इसी के साथ मास्क भी बांटे जा रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसी मुश्किल की घड़ी में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सभी लोग एक साथ होकर एकजुट होकर काम करें और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की घोषणा के तुरंत बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि प्रत्येक दिन 1 करोड़ लोगों को हम खाना खिलाएंगे। कुछ लोगों को खाना खिलाए मोदी किचन के माध्यम से, कुछ लोगों को राशन वितरण किया, और इस देश में भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों लाखों कार्यकर्ता हैं। सब ने अपने स्तर से सेवाएं की है, और सभी लोगों ने जिन लोगों ने सेवाएं की हैं, ये गरीबों की ज़रूरतमंदों को जो राशन पहुंचाया, पका हुआ खाना पहुंचाया, मोदी किचन के माध्यम से खाना पहुंचाया, प्रत्येक लोगों ने, प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने, प्रत्येक सामाजिक संस्थाओं ने जिन लोगों ने ये कार्य किया उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्तर से जो आह्वान हुआ है उस आह्वान को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने उससे पूरा किया, और आज भी हम जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और मैं स्वयं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर हम बूथ घर घर जाकर ज़रूरतमंद लोगों को चिन्हित करके उनको राशन देने का काम करेंगे। तो वहीं दूसरे प्रदेशों में उत्तराखंड के फंसे लोगों की वापसी आज से उत्तराखंड के बॉर्डर और आपको बता दें कि नारसन में शुरू हो चुकी है। आज राजस्थान से 219 लोगों को उत्तराखंड परिवहन निगम
की बसों से वापस लाया गया है। आखिरकार इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई और आज हम खड़े हैं नारसन बॉर्डर पर, जहां पर राजस्थान से 6 बसें आई हैं और 219 लोगों को उत्तराखंड के जो वहां पर फंसे हुए थे उनको लाया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं एसपी देहात स्वप्न किशोर जी। आइए जानते हैं उनसे क्या क्या प्रक्रिया इन लोगों के साथ की जा रही है। सर, कितने यात्री कहाँ से बुलाए गए और इनके साथ किस तरह का जो है इनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? उत्तराखंड सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई 6 बसों में कुल 219 यात्री राजस्थान से आज यहाँ मंगलौर पहुँचे हैं, जिन्हें यहाँ से स्क्रीनिंग के उपरांत अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना किया जाएगा। इसमें से 81 यात्री कुमाऊं रीजन के हैं और 138 यात्री गढ़वाल रीजन के हैं। सभी की स्क्रीनिंग हो चुकी है। अब इन्हें इनके निर्धारित वाहन से उनके गंतव्य के लिए रवाना किया जाएगा। सर, क्या अभी ये प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी? ये निश्चित रूप से ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है और एक बेहद ही कंट्रोल्ड, रेगुलेटेड और मैनेज्ड वे में, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को भी पूरा किया जा सके, साथ ही संक्रमण से दूसरों को बचाया जा सके। इसलिए ये पूरी प्रक्रिया प्रॉपरली रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड वे में संपादित की जा रही है। सर, क्या भोजन की व्यवस्था भी इन लोगों के लिए की गई है? निश्चित रूप से यहाँ सभी के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई है। पर्याप्त मात्रा में पेय जल भी उपलब्ध कराया गया है। किसी को कोई असुविधा न हो, इसके पूरे इंतजाम किए गए हैं। फिर भी यदि किसी को कोई विशेष आवश्यकता हो तो वो प्रशासन को अवगत करा सकता है और अपने लिए उस सुविधा की मांग कर सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर एक तरह से माना जाए तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और प्रशासन का भी यही वादा है कि जो भी लोग यहाँ पर आएंगे, जो फंसे हुए हैं, उनको उनके घर तक ज़रूर पहुँचाया जाएगा। इसमें थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। हालांकि आज 219 लोगों को उनके घर तक पहुँचाया जा रहा है। मैं अरशद हुसैन, प्राइम न्यूज़, रुड़की। तो लॉकडाउन के तीसरे चरण में कई तरह के कार्यों को अनुमति मिलने के बाद से राजधानी देहरादून के नगर निगम क्षेत्र में रुके हुए विकास कार्यों की शुरुआत अभी भी नहीं हो पाई है, जिससे तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो आदेश मिलने का इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। वहीं इस मामले में मुख्य नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे का कहना है कि प्रदेश से बहुत से श्रमिक अन्य राज्यों के काम करते हैं, जो कि अब अपने राज्यों में जा चुके हैं और इसीलिए कार्य जो है वो शुरू नहीं हो पा रहे हैं और आदेश भी नहीं दिए जा रहे हैं जब तक तमाम मजदूर राज्य में वापसी नहीं कर लेते हैं। देखिए, हमने अपने एक्सेल को निर्देश दे दिए हैं कि जो भी हमारे कार्य जिनके टेंडर हो चुके हैं, काम अलॉट हो चुके हैं, संबंधित कॉन्ट्रैक्टर से बुलाकर उनसे बात कर लें कौन कौन काम शुरू करने की स्थिति में है, क्योंकि लेबरों का काफ़ी मात्रा में पलायन हो चुका है यहाँ से। तो ये देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ लेबर्स उनके पास हैं और वो भी जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप काम कहाँ शुरू करा सकते हैं। तो 1-2 दिन में इसकी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, तब मैं आपको अवगत करा दूँगा। पवन दीक्षित हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। पवन, कब तक शुरू होगा निर्माण काम? जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल मोनिका, आपको बता दें कि जिस तरीके से तीसरे चरण के लॉकडाउन के बाद में जिस तरीके से तमाम चीजों को छूट मिली है, यहाँ देहरादून की अगर बात करें तो स्मार्ट सिटी के भी तमाम प्रोजेक्ट पहले से ही चालू कर दिए गए थे और वहीं साथ ही साथ अन्य जो प्रोग्राम है, चाहे वो ऑल वेदर रोड का हो काम या फिर अन्य काम हो, उन सब में सोशल डिस्टेंसिंग और कुछ जो नियम कानून बताए गए हैं और उसके आधार पर काम शुरू कर दिए गए। लेकिन जो देहरादून के विकास कार्य नगर निगम क्षेत्र के जो चालू किए गए थे उनमें अभी तक तो शुरुआत नहीं हो पाई है। कहीं कहीं कुछ चीजों में अभी अड़चनें आ रही हैं। हालांकि जिस तरीके से ठेकेदार जो है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो अभी तक इंतजार कर रहे हैं, उनके पास लेबर भी है और जो पहले से ही उनका अनुबंध भी हो चुका है। लेकिन वही एमएनए का साफ तौर पर कहना है कि अभी हम उससे बात कर रहे हैं क्योंकि अधिकतर जो यहाँ पर लेबर है वो अन्य राज्यों की है और वो ज्यादातर लोग अपने अपने राज्यों में पलायन कर चुके हैं। तो ऐसे में लेबर की कुछ समस्याएं हैं, उसको लेकर एक्शन को आदेश दिया गया है कि संबंधित कॉन्ट्रैक्टर को बुला करके और उनको अतिशीघ्र जो विकास कार्य है उनकी शुरुआत करने के लिए आदेशित किया जाए और जो भी कानून बनाए गए हैं, जो भी सोशल डिस्टेंसिंग या फिर जिलाधिकारी के द्वारा जो बताया गया है, उन सब चीजों का पालन करना है। चलिए, आप हमारे साथ बने रहे। तो यहाँ पर जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य, जैसे कि हमारे संवाददाता ने बताया।
अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार शराब पर लगाएगी कोरोना टैक्स। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड सरकार शराब पर कोरोना टैक्स लगाएगी। दिल्ली सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड में भी कोरोना टैक्स लगेगा। शराब के दामों से 50 से 60% की बढ़ोतरी हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दिल्ली सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड में भी कोरोना टैक्स लगेगा। शराब के दामों में 50 से 60% की बढ़ोतरी हो सकती है। बड़ी खबर, उत्तराखंड में शराब महंगी हो सकती है। पवन दीक्षित हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़े हुए हैं। पवन, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? दिल्ली की तर्ज पे अब उत्तराखंड सरकार भी शराब महंगी कर सकती है। तो संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा, संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि जिस तरह दिल्ली सरकार ने शराब की बिक्री को अनुमति दे दी है, लेकिन यहां पर आपको बता दें कि दिल्ली में 70% जो है रेट बढ़ा दिया गया है शराब पर। और इसी तरह अब उत्तराखंड सरकार भी विचार कर रही है कि कोरोना टैक्स शराब पर लगाए। तो वहीं कोरोना महामारी से पूरा विश्व परेशान है और कोरोना को हराने के लिए डॉक्टर्स जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर्स इस कोशिश में हैं कि ये संक्रमण ना फैले। और आपको बता दें कि गदरपुर के गुरु नानकपुर गांव के एक परिवार के 4 डॉक्टर जो हैं वो देश और विदेश में रहकर लोगों को कोरोना से बचाने में लगे हुए हैं। किसान प्रवीण पाल सिंह, और आपको बता दें कि उनके 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा जसविंदर पाल जो है वो उनकी पत्नी डॉक्टर है और दोनों अमेरिका के न्यूयॉर्क के एक हॉस्पिटल में कोरोना वॉरियर्स के रूप में कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर किसान प्रवीण के जो छोटे बेटे हैं उनकी पत्नी भी डॉक्टर है और दोनों पंजाब में कोरोना मरीजों की देखभाल कर मानवता के लिए एक मिसाल कायम कर रहे हैं।